1000 कितना रह गया, कितना रह गया 130,100,000। 13,01,000 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो टैक्स मैंने एक्सेस में पे कर दिया। जबरदस्ती ले लिया ना, सही है। तो जो जबरदस्ती ले लिया टैक्स वो हमारा क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर फर्ज करें टैक्स लायबिलिटी यहां पे 1.5 मिलियन होती, 15 लाख होती और टर्नओवर 1450 मान रहा होता, तो फिर जो एनटीआर के मुताबिक मान रही होती वो देते हैं, ठीक है। फिर टैक्स वाला कहता है ऐसा नहीं भाई, मिनिमम टैक्स कौन सा मिनिमम टैक्स, मैं तो जानता ही नहीं, ठीक है। तो इट मींस कि जो ज्यादा होगा वो पे करना है, और अगर मिनिमम टैक्स ज्यादा हुआ तो जो एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे वो जबरदस्ती पैसे भी लेता है और यहाँ पे कहता है यार टेंशन ना ले, मैं आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, आपको अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करवा रहा हूँ। और एनटीआर के केस में ये नहीं होगा, अगर एनटीआर ज्यादा होता तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फिर तो आप देना ही ज्यादा चाहते हैं। जब मिनिमम टैक्स आएगा ना तो आपने अपनी चाहत पे जाना है, चाहत को लेके आना है, ठीक है, कि मैं देना कितना चाहता हूं और मेरे से टैक्स कितना ले रहा है। तो जो एक्सेस ले रहा है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और अगर टैक्स देना ही ज्यादा चाहते हैं तो कहेगा 100 बिस्मिल्लाह दे दे, हमने रोकना ही नहीं है। ये एनटीआर का भी पे हाँ दे, तो हम नीचे नोट लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह, फिक्र क्यों करते हैं, आपको क्वेश्चन कराएंगे, फिर जब क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर आपने कहना सर समझ कुछ नहीं लग रही है, ऊपर से जा रहा है। क्वेश्चन करवाने हैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अच्छा ये ऊपर इस एग्जाम्पल के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी कुछ 3-4 लाइनें हैं, ये लिख ले, देख लेते हैं। वेयर मिनिमम टैक्स पेड एक्सीड्स द एक्चुअल टैक्स, चाहने वाले टैक्स से बढ़ जाए, द एक्सेस अमाउंट ऑफ द टैक्स शैल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। जो एक्सेस अमाउंट होगी वो अगले सालों की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। The amount under this section shall be carried forward and adjusted against tax liability for the three tax years, ठीक है, for the 3 tax years, ये याद रखनी है बात, for the 3 tax years immediately succeeding the tax year for which the amount was paid। immediately succeeding से क्या मतलब है, immediately succeeding क्या मतलब है, अगर 2022 का टैक्स है तो 3 साल कौन से होंगे, 2024-25 26 के 23-24-25 23-24-25 इमीडिएटली बताना है। प्रोवाइडेड दैट इफ मिनिमम टैक्स इज पेड ड्यू टू द फैक्ट दैट नो टैक्स इज पेएबल और पेड फॉर द ईयर, द एंटायर अमाउंट ऑफ द मिनिमम टैक्स शैल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द 3 टैक्स ईयर, ठीक है। अगर लॉसेस की वजह से आपको मिनिमम टैक्स देना पड़ रहा है तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी अभी आपको और देनी है। यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है इसकी समझ लग गई है ना कि अगर लॉसेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से जो मिनिमम देना पड़ रहा है वो सारे का सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और लेकिन वो 3 सालों तक ही जाएगा। अच्छा यहाँ जो बात थोड़ी सी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है वो टर्नओवर के ऊपर रिक्वायर्ड है। हमने क्या पढ़ा है कि जो मिनिमम टैक्स है वो किस पे होता है, टर्नओवर के ऊपर होता है ना मिनिमम टैक्स। अच्छा अब टर्नओवर के ऊपर मिनिमम टैक्स होता है, एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है या ईओपी है, उसकी सेल थी 95 मिलियन और उस पे सेल टैक्स लगा 16, अगर सर्विसेज दे रहा है 16%, गुड सप्लाई कर रहा है तो 18%,
ठीक है, अज्यूम कि उसके ऊपर 18% सेल टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, तो कितनी हो जाएगी? 95 का 0.18 निकालें। 95 का 0.18 17.1 है, 17.1, तो टोटल कितनी हो गई? 10 हो गया, 105 और 7 112.1 112.1 100 मिलियन क्रॉस कर गया। अब क्या लेंगे इसको, क्या इस पे मिनिमम टैक्स लगेगा? सेल 95 मिलियन थी, सेल टैक्स इतना लगा, तो ये 100 क्रॉस कर गया, तो मिनिमम टैक्स लगेगा? मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। हमेशा याद रखनी है बात, नीचे करके छोटी सी करके लिख ले कहीं पे कि टर्न ओवर लेने के लिए जो टर्न ओवर का वर्ड है वो दैट विल बी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। ये जो 112 है ये इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है? इंक्लूडिंग है। और जो 95 है वो एक्सक्लूडिंग है इंक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग है। तो हमने जो 100 मिलियन लेना है दैट विल बी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स टर्नओवर के केस में, ठीक है। दूसरी बात, आपने सेल की 105 मिलियन की, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट्स दे दिए 10 मिलियन के, 90 मिलियन। हाँ जी, टर्नओवर तो 100 से ऊपर बढ़ गया, मिनिमम टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? टर्नओवर क्या लेंगे? अगर डिस्काउंट्स देंगे तो टर्नओवर डिस्काउंट इनकॉर्पोरेट करने के बाद लेंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट्स ऑफर किए तो टर्नओवर डिस्काउंट्स ऑफर करने के बाद वाला लेंगे विच इज 90 मिलियन। तो इस पे भी सेल टैक्स वो मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लगी समझ? डिस्काउंट्स के बाद वाला लेंगे। इसी तरह 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 अगर सेल है 95 मिलियन की, अगर सेल है 95 मिलियन की और डिविडेंड इनकम है 10 मिलियन की, तो अब हम इसका टोटल डिविडेंड, सेल के अंदर डिविडेंड इनकम शामिल करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। ये बात तो वैसे अजीब सी है लेकिन बतानी इसलिए जरूरी थी कि लॉ मेकर ने ये वाली बात कही थी कि जो एफटीआर किससे रिलेटेड इनकम होगी वो टर्नओवर में ऐड नहीं होगी। सही है, टर्नओवर में ऐड नहीं होगी। या इसे तोड़ के जाना है, अबू से नया लेना है? डिस्काउंट कंसीडर करके जो सेल बनेगी, हाँ उल्टा पकड़ ले तो हाँ डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करना मतलब मुश्किल बात है। डिस्काउंट की एडजस्टमेंट डाल के जो सेल ले, आप ये समझें, मतलब डिस्काउंट, वैसे डिस्काउंट नहीं लेना तो 105 मिलियन भी बनता है, ठीक है। बल्कि सही फिगर ही, सही वर्डिंग ही ये है कि डिस्काउंट की एडजस्टमेंट डाल के टर्नओवर ले। डिस्काउंट था ना 10 मिलियन का, तो उसकी एडजस्टमेंट डाल के लिया, ये 95 आना चाहिए था। तो डिस्काउंट की एडजस्टमेंट डाल के टर्नओवर लेंगे। तो टर्नओवर में ये 3 क्राइटेरियाज हैं, ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि टर्नओवर जब वो मिनिमम टैक्स अप्लाई होगा तो टर्नओवर दे देगा। अच्छा, आपको याद हो जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के क्वेश्चन किए थे सैटरडे वाले दिन, ठीक है, आप लोगों को तो याद नहीं होंगे, तो उसके नीचे एक चीज आ रही थी, इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन आ रही थी ना। तो क्वेश्चन में जहां पे वो स्पेसिफिकली कह देता है इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन, तो वहां पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होना। अभी हम आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब आपको समझ लगेगी वो जो कहता है नीचे कि इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन वो किस लिए कहता है, ताकि आप ये टर्नओवर का टैक्स ना लगाएं उसके ऊपर।
ठीक है, क्योंकि उनमें अक्सर क्वेश्चंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं और जो एओपीज हैं उनके जो टर्नओवर है वो कहां से एक्सीड कर रहा होता है, 100 मिलियन से एक्सीड कर रहा होता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। एओपीज, ये कहाँ पे पाया जाता है सर? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए ये शायद हमारा अभी कंप्लीट तो ना हो 10 मिनट में, लेकिन इसका शायद एक आधा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें। पेज नंबर ये पेज नंबर आपको भी बताऊंगा, पहले आपको इसका कुछ लिखवाना है। अच्छा, एओपी का क्वेश्चन कैसे आता है? ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है क्या, शायद बुक्स में आपके हो भी, मैंने जल्दी में देखा नहीं है, तो ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा क्वेश्चन को, ऐसे बात नहीं है। नॉर्मली ये आता है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसके इतने पार्टनर्स हैं। इस क्वेश्चन में एक एओपी है, उस एओपी के दो पार्टनर्स हैं, एक है पार्टनर ए और दूसरा है पार्टनर बी। फिर उस क्वेश्चन में एक बात बताई जाती है कि वो जो एओपी है उसके पार्टनर्स हैं, तो उसमें आपस में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। तो वो उसने बता दी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 2:3 है। फिर उन्होंने बताया कि जो एओपी है, इस एओपी की टैक्सेबल इनकम साल की क्या है, वो क्या है, 8 लाख रुपए इसकी टैक्सेबल इनकम है। इस एओपी की टैक्सेबल इनकम ये है। ठीक है, मजीद उसने ये बता दिया कि जो पार्टनर ए और बी है, उन्होंने इस साल में क्या कुछ कमाया है, उन्होंने इस साल में क्या कुछ कमाया है। पार्टनर ए ने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 5,60,000 से, पार्टनर बी ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाई है 3,10,000 से। इसी तरह ज़कात पार्टनर ए ने दी है 20,000 से और पार्टनर बी ने दी है 22,000 से। ठीक है, ये सारा डाटा बताने के बाद वो नीचे एक बात करता होता है कि टैक्स लायबिलिटी निकालें, किसकी, एओपी की भी निकालें, पार्टनर ए की भी निकालें और बी की भी निकालें। ठीक है, एओपी की भी टैक्सेबल इनकम निकाल, लायबिलिटी निकालें, ए की भी निकालें और बी की भी निकालें। ये एक नॉर्मल तरीका है एओपी के क्वेश्चन के आने का। एक बात याद रखिएगा,
हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के जितने रूल्स पढ़े हैं, खास तौर पे वो वाले जो एक्सपेंसेस के बारे में पढ़े थे कि ये एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हैं, सेक्शन 21 पढ़ा था ना, वो सारे के सारे एओपी पे अप्लाई होते हैं, सारे के सारे। एओपी की जब लायबिलिटी निकालेंगे तो क्वेश्चन को उसी तरह ही हल करते हैं जैसे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन हल करते हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें। फर्क क्या आता है कि जब आपने पार्टनर्स की भी लायबिलिटी निकालनी होती है, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे निकालते हैं वो फर्क है बस। अगर क्वेश्चन में उसने बता भी दिया है ना कि एक एओपी है, उस एओपी के 3 पार्टनर्स हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने एओपी की लायबिलिटी पूछी है, तो हमने क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस का करते हैं, कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि एओपी की भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और पार्टनर्स की भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो एओपी की तो हम एज इट इज वैसे ही निकालेंगे। मसला ये है कि पार्टनर्स की टैक्स लायबिलिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसको हमने देखना है। ठीक है, तो इसको फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। ये इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा, यही क्वेश्चन मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा। जो एओपी है हमारा, बस इसे बंद करना है।